हेलो एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं 7 बजे हमारा क्लास होता है और 7 बजे का हमारा क्लास जो रहता है वो रहता है असेसमेंट फॉर लर्निंग का बीएड सेकेंड ईयर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। आज जो हम करने वाले हैं वो रेटिंग होगा। जैसे कि आप जानते हैं इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनायर मेथड हम कर चुके हैं। अब रेटिंग स्केल हम देखेंगे कि ये क्या है। चलिए, रेटिंग स्केल ये भी इवेल्युएशन का एक तरीका होता है, मेज़रमेंट का मूल्यांकन का एक तरीका है जो ज़्यादातर हम स्कूल में और भी बहुत जगहों पर यूज़ करते हैं। निर्धारण मापनी जिसको हिंदी में बोलते हैं या क्रम निर्धारण बोलते हैं या इंग्लिश में रेटिंग स्केल। क्रम निर्धारण मान या निर्धारण मापनी भी व्यक्ति अध्ययन की एक महत्वपूर्ण विधि है। अगर हमें किसी भी इंसान को परखना है, जांचना है, उसके बारे में पता करना है, अपने लर्निंग के बारे में पता करना है कि हमने जो टीचिंग किया उसका लर्निंग कितना सक्सेसफुल रहा, तो उसमें रेटिंग स्केल भी इवैल्यूएशन में काम आता है। इसमें किसी बालक के विशिष्ट गुणों, व्यवहार, लक्ष्य आदि का मूल्यांकन उसके संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों से करवाया जाता है। क्रम निर्धारण विधि में व्यक्ति या बालक के विभिन्न गुणों, लक्षणों आदि से संबंधित एक क्रमबद्ध सूची होती है, जिनमें से क्रम निर्धारक यानी रेटर सूची में दिए गए विभिन्न गुणों या लक्षणों के संबंध में किसी एक पर अपनी राय देता है। जैसे कि अगर मुझे किसी भी स्टूडेंट के बारे में कुछ पता करना है, उसके बारे में जानना है कि उसकी लर्निंग कैसी है, तो उसके फ्रेंड्स, उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, उसके नेबर्स, इन लोगों से जो है मैं ये रेटिंग स्केल के माध्यम से पता करूँगी। उन लोग को एक सूची दी रहेगी, रेटिंग दी रहेगी। जैसे कि बच्चा जो है कितना झूठ बोलता है या बच्चा कितना सच बोलता है, तो आउट ऑफ 10 जो है उन लोगों को रेट करना पड़ेगा। तो वो लोग बताएंगे 7 या 6, तो इससे हमें वो क्लियर होगा। तो रेटिंग स्केल जो है जिस भी व्यक्ति के बारे में हमें पता करना रहता है, उसके आसपास के लोगों, उसके करीबी जो होते हैं, उनके द्वारा करवाया जाता है। अब आइए इसके विधि एवं परिभाषा को देखते हैं। गैरेट ने जो बताया है निर्धारण मापनी के बारे में, यानी कि रेटिंग स्केल के बारे में, व्यक्ति के व्यवहार के कुछ लक्षण और विशेषताएं हैं जिनको वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की सहायता से सरलतापूर्वक नहीं जाना जा सकता। क्रम निर्धारण इन लक्षणों और विशेषताओं की सीमा के संबंध में निर्णयों को प्राप्त करने की एक विधि है, मतलब रेटिंग स्केल। फिर है राइनस्टोन ने क्या बोला है। राइनस्टोन का कहना है क्रम निर्धारण या मान या निर्धारण मापनी में कुछ चुने हुए शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों या पैराग्राफ की एक सूची होती है, जिसके आगे निरीक्षण करने वाले मूल्य के किसी वस्तुनिष्ठ मान के आधार पर कुछ मूल्य अंकित करता है। ये है रेटिंग स्केल। अब आइए इनका वर्गीकरण करते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं रेटिंग स्केल। सबसे पहले सांख्यिकी मापनी, न्यूमेरिकल स्केल, जो आगे जाके हमें मैथ्स में यूज़ करना है। दूसरा है ग्राफ मापनी, यानी कि ग्राफिक स्केल। तीसरा हमारा है मानक या स्तर मापनी, स्टैंडर्ड स्केल। और चौथा है संचय बिंदु मापनी, यानी क्यूमुलेटेड पॉइंट स्केल। और पांचवा और लास्ट है बाध्य चयन मापनी, यानी फोर्स चॉइस स्केल। ये 5 तरह के जो है वो रेटिंग स्केल होते हैं। इनकी विशेषता क्या है रेटिंग स्केल की? इस विधि की सहायता से छात्रों के गुणों तथा दोषों का पता लगाकर उनको उचित निर्देशन दिया जा सकता है। बच्चे के प्रॉब्लम, बच्चे की समस्याओं का पता लगाकर फिर उसको गाइड किया जाता है और जो है सही रास्ते पर लाया जाता है। दूसरा है छात्रों की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करने में यह विधि अत्यधिक उपयोगी है। ये विधि ज़्यादातर स्कूल में ऐसे यूज़ किया भी जाता है। तो ये बच्चा जो है कितना प्रोग्रेस कर रहा है, कहाँ पे उसकी कमी है और किस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है, इसके बारे में जांचने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यह विधि छात्रों के विभिन्न गुणों, लक्षणों, शैक्षिक उपलब्धियों तथा व्यवहार की विशेषताओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। तो ये जो है इंसान के गुण जो है, लक्षण जो है, शैक्षिक
वो कितना जो है अचीव किया है, एजुकेशनली एकेडमिकली वो कितना जो है अचीव किया है, इसके बारे में जानकारी मिलती है इस विधि द्वारा। यह विधि अध्यापकों को छात्रों की कार्य प्रणाली से अवगत कराती है। टीचर इसको स्टूडेंट्स के कार्य प्रणाली, स्टूडेंट्स के कार्य करने का तरीका और किस तरह से जो है वो अपना लर्निंग कर रहे हैं, इससे पता चलता है। निर्धारण मापनी या क्रम निर्धारण विधि के दोष। अब इसके दोष क्या है? सभी निर्णायकों की निर्णय करने की योग्यता एवं बुद्धि एक समान न होने के कारण उनके क्रम निर्धारण में समानता नहीं पाई जाती। एक्चुअली होता क्या, जैसे मान लीजिए कि मैंने उसके पेरेंट्स से पूछा, तो पेरेंट्स ने मान लीजिए उसके इंटेलिजेंस को लेकर के उन्होंने 8 दिया। उनको तो हर माता पिता को अपने बच्चे तो इंटेलिजेंट लगते ही हैं, तो उन्होंने 8 दिया। वही चीज़ जब हमने नेबर से पूछा, तो नेबर्स तो होते थोड़े से खिजे खिजे रहते ही हैं। क्यों? क्योंकि अब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, खेलने की वजह से या फिर बच्चा कुछ बोल दे उसकी वजह से, तो उन्होंने एकदम उसको 5 दे दिया। फिर हमने उसके फ्रेंड से पूछा, फ्रेंड का भी अपना सोच हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं हर जगह पे अलग अलग हो जाती है, हर किसी के सोच जो है मिलती तो है नहीं, थॉट प्रोसेस। तो इसलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि कितना जो है वैलिड हमें रिजल्ट मिल रहा है, इस पे ट्रस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सभी निर्णायकों का अलग अलग व्यक्तियों के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण होता है तथा उसी के अनुसार उनका क्रम निर्धारण करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्रम निर्धारण की विश्वसनीयता भी कम हो जाती है। हर किसी के लिए अलग अलग दृष्टिकोण है, उसके अनुसार वो देता है। योग्य निर्णायकों के अभाव के कारण जिनसे हम पूछने जा रहे हैं, जिनसे हम उस बच्चे के बारे में इवैल्यूएशन करने जा रहे हैं, हमें तो नहीं पता कि वो योग्य हैं, और हम कैसे पता कर सकते हैं कि योग्य है या नहीं, क्या ये वो सही बताएंगे या नहीं, या फिर उस छात्र या व्यक्ति के बारे में उनके पास उचित जानकारी है भी या नहीं। तो ये प्रॉब्लम है। अधिकांश मापनकर्ता अनुपस्थिति बिंदुओं यानी कि टैलीज में भी भेद नहीं कर पाते। उत्तम तथा अति उत्तम, अतिहीन में भेद करना कठिन होता है, इसलिए निर्धारण मापनी में अधिक बिंदु होने पर उसकी जटिलता बढ़ जाती है। जो हम रेटिंग स्केल जो निकलता है उसमें हम बोलते हैं ना, ये गुड हो गया, ये वेरी गुड हो गया, ये बैड हो गया, ये वेरी बैड हो गया। तो गुड एंड वेरी गुड एंड वेरी बैड में बहुत सारे लोग जो है वो अंतर नहीं कर पाते हैं, और इसलिए जो निकल कर आता है रिजल्ट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जिन व्यक्तियों से अधिक संपर्क होता है उनमें संबंधित सूचना सही दी जा सकती है। जिन भी व्यक्तियों से अधिक संपर्क होता है, हाँ, परंतु जिनसे कभी कभी भेंट होती है उनके संबंध में सही सूचना नहीं दी जा सकती। अब जिनसे हम लेने जा रहे हैं, हमें क्या पता कि वो डेली मिलते हैं या नहीं, अब पड़ोस में रहते हों लेकिन मिलते ना हो, ये भी तो हो सकता है ना। ये प्रॉब्लम है। और जो निकट के लोग होते हैं, जो बहुत ही करीबी होते हैं, वो जाहिर सी बात है अपने बच्चे के बारे में, अपने जान पहचान के बारे में खराब बताएंगे नहीं, तो रेटिंग हाई दे देते हैं। मापनकर्ता अपने अनुपस्थिति बिंदु को अंकित करने का औचित्य नहीं दे पाता, उनका उत्तर तर्क संगत नहीं होता। ये सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो यहाँ पर आपका हुआ कितना, ये हो गए हमारे रेटिंग स्केल आज ख़त्म। रेटिंग स्केल का आप देख लीजिएगा। अब हम लोग बहुत जल्द इसमें मैथ से स्टार्ट करने वाले हैं, तो 1-2 और इवैल्यूएशन मेथड है जो कि हमें यूज़ भी करना है, उसको कंप्लीट करेंगे। एंड कंप्लीट करने के बाद हम जो है हमारा मैथ्स जो है इसमें स्टैटिक्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये सबका देख लीजिएगा। हाँ, इसमें हमें ग्राफिक स्केल और न्यूमेरिकल स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम मैथ्स में यूज़ करने वाले हैं। सांख्यिकी मापन और ग्राफ मापनी, ग्राफ का भी थोड़ा सा पहले से आपने पढ़ा ही होगा, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। रेटिंग स्केल के क्या गुण हैं अवगुण हैं वो एक बना लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। इंग्लिश का देख लेते हैं। रेटिंग स्केल इज अ मैथड दैट रिक्वायर्स द रेटर, जो रेट करने वाला है वो असाइन अ वैल्यू समथिंग न्यूमेरिक,
to the rated object as a measure of some rated attribute, or a rating scale is a set of categories designed to elicit information about a quantitative और क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट। तो इसके बारे में रेटिंग स्केल का है इंग्लिश में, ये आप देख सकते हैं। एडवांटेज है, ठीक है। तो ये इंग्लिश का हो गया आपका और वो हिंदी का हो गया, तो दोनों बना लीजिएगा। आज का क्लास काफ़ी छोटा टॉपिक ही था रेटिंग। अब हमारा एक इवैल्यूएशन या 2 और बचा है, उसको कंप्लीट करने के बाद बहुत जल्द हम मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज थोड़ा मेरे आवाज़ में भी प्रॉब्लम है तो एडजस्ट कीजिए एंड नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। थैंक यू।